अब यूएन की असम्बली में खिताब हो चुका, सबको इंतज़ार था, बड़ा शानदार खिताब था इमरान खान का। अब वो इजलास तो ख़त्म हो गया, अब हमें वे फॉरवर्ड आगे का क्या है? हमने कश्मीर के मसले को किस तरह से अब आगे लेके चलना होगा कि दुनिया इस मसले को हल कराए? देखिए, बात ये है कि ये जो तकरीर थी जो की गई, ये बड़ी अच्छी हो गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए ये एक सालाना इवेंट है, अगले साल फिर आएगा। अब इस साल से अगले साल जब ये दोबारा इवेंट आएगा, इसके दरमियान जो साल पड़ा है, क्या हम सिर्फ इस तकरीर के ऊपर खुश होकर शादियाने बजाते रहेंगे? ये नहीं हो सकता। इस तकरीर ने आपको कुछ फ़ायदा दिया, एक मोमेंटम बना दिया, एक आपके कश्मीर के मसले को उजागर कर दिया, लोगों के जज्बात जो हैं उनको एक जला मिल गई। आपने देखा कि लोगों के जज्बात जो हैं वो आज पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, उससे नज़र आता है कि कौम मुतमईन है इस काम पे कि ये वाकई एक सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो पहला काम तो ये है कि आपने एक मोमेंटम को बरकरार रखना है। बिल्कुल। मोमेंटम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, मध्यम नहीं होना चाहिए। अगर वो मध्यम होगा तो उससे फिर जो आज आपने अचीव किया वो भी हाथ से जाना शुरू हो जाएगा। अब चीज़ क्या है कि मोमेंटम या आपने ये जो एक बहाव है इसको जारी रखना है, तो क्या सिर्फ हम तकरीरें करते जाएं? नहीं, असल चीज़ ये है कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दौरा किया, इसमें आपने 7 दिनों में 70 के करीब ममालिक से, उनके लीडरों से बातचीत हुई, मुलाकातें हुई, और फिर यह तकरीर भी हुई। अब इस चीज़ का तकरीर, उसका इफ़ेक्ट, और जो ममालिक जिनसे बातचीत आपने की उन्होंने क्या कहा, उनसे क्या किस हद तक आप पुरुमीद हैं, ये एक जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे इनको बैठना चाहिए। उसमें इनको बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, ऑपोजिशन वगैरह, उनको भी कॉन्फ्रेंस में ले लें, उनसे भी तजावीज़ आएंगी। फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसका भी इजलास करें, उनको भी ब्रीफ करें, उनसे सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स लें। फिर एक आपको मुकम्मल कैंपेन अपनी बनानी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम हों। उसमें इसके कानूनी पहलू हैं, उनके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके ह्यूमन राइट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे क्या हो सकता है, इसी तरह जो सियासी उसके पहलू हैं उन पे क्या हो सकता है, और सबसे अहम कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 मुल्क जो हैं, जिनमें 5 परमानेंट और बाकी दूसरे हैं, इनके साथ कांटेक्ट दोबारा कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि बिल आखिर प्रेशर उन्होंने लाना है, उनको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। लिहाजा उनको री इंगेज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, या आप कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे? यहाँ पे चाइना, रशिया आपके साथ, शंघाई प्रोसेस में भी आपके साथ हैं, उनके साथ आपका एक ताल्लुक़ है, लिंक है यहाँ पे। फिर रशिया आपको ख़ित्ते की सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से बड़ी अहमियत दे रहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान में अमन चाहिए और अमन के लिए पाकिस्तान का तावन चाहिए। तो इन हालात में आप उन चीज़ों को भी जहन में रखते हुए उनसे रब्ता करें। जो लोकल जो ख़ित्ते की सिक्योरिटी है उसका भी रशिया से तय करें, और साथ कश्मीर भी उसमें डालें कि जी इसकी सिक्योरिटी इसमें शामिल है। तो आपको एक कहानी, एक नैरेटिव, एक चीज़ लेके आगे आना है जिसमें हर मुल्क के अपने मामलात प्लस उसमें कश्मीर शामिल करके, तो आप उसको आगे लेके चलें। अब चीज़ ये है कि उसमें मीडिया कैंपेन भी आपको करनी पड़ेगी ताकि वहाँ के अवाम जो हैं वो इस मामले को समझें और अपनी हुकूमतों पे प्रेशर लेके आएँ। कश्मीर के जो लोग हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में आबाद हैं, उनको मदद चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको पैसा चाहिए, पैसे देने, फ़ंड्स वगैरह एलोकेट करना। मकसद कहने का ये है कि एक मुहिम के तौर पे इसको आपने आगे लेके चलना है ताकि ये काम जो आज जिस लेवल तक आपका पहुँचे से आगे जाए, रुके नहीं। फिर ये है कि इस वक्त मेरी अपनी असेसमेंट है कि इंडिया अंडर प्रेशर है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार कर चुके हैं जो भारत ने किया है,
बाज़ ने ऑफिशियली नापसंदीदगी का इजहार किया है, बाज़ ने अनऑफिशियली किया। मीडिया में भी बहुत है। लिहाजा हकीकतन मैं समझता हूँ कि भारत फंसा हुआ, अटका हुआ है। मोदी को ये समझ नहीं लग रही कि मैं कर तो बैठा हूँ, आगे इसको लेके कैसे चलूँ, या अगर वापस कदम करना तो वो कैसे करूँ। ये एक ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं वाली सिचुएशन उस पर है। इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको मीडिया पे लाना होगा कि मोदी किस तरह भारत को बर्बाद कर रहा है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें कि नस्ल परस्ती है, जिसमें मजहबी मुनाफरत है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ भारत में उसका अपना पॉलिटिकल बेस आपने कमज़ोर करना है, जिसमें ये लोगों को नज़र आए कि ये 370 ख़त्म करने के बाद हम ज़्यादा गड्ढे में गिर गए हैं, ये ना ख़त्म होता तो हम बेहतर थे, भारत की पोजीशन बेहतर थी। तो इस तरह के इक़दामात हैं जो आपने मुख्तलिफ़ सतहों पे आपने करने हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि एक तो पूरे इस विज़िट का जायज़ा लिया जाएगा पूरी कैबिनेट के साथ और लोगों को ब्रीफ़ किया जाएगा फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट बैठ के सर जोड़ के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं उनके साथ, फ़ॉरेन ऑफिस के साथ, हमारे एम्बेसडर्स वगैरह जो मुख्तलिफ, उनसे मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे ऑल एनकम्पसिंग, जिसमें कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, मीडिया, ये वो सारा कवर हो, और इसको अगली सेशन तक बिल्कुल ताबड़तोड़ हमलों की शक्ल में लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अगले जनरल असम्बली के सेशन से पहले ही आपको इसके नताइज बरामद होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमें सफारती ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। सफारती तो देखें, बात यह है कि जंग का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं नहीं। मैं एक चीज़ आप बताऊँ, जंग का ऐलान करना जो है उसमें जो लोग अभी मांगते हैं, एक्चुअली पब्लिक जो है ना वो इन चीज़ों पे बड़ा गौर करती है और उनके खून गरमाने के लिए सियासतदान भी नारे लगाते हैं। जैसे शेख रशीद ने कहा कि जनाब हमारे पास भी 1 का 1.5 पाव के भी बॉम्ब हैं, और ये मतलब ये कोई बातें करने वाली नहीं। अगर आप ये इस तरह की इजाज़त दे दें ना तो लोग अहमकाना बात करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमने एक ज़िम्मेदार रियासत, एक एटमी मुल्क है। आप देखें ना दुनिया में कितने सारे एटमी मुल्क हैं, सबके कोई ना कोई झगड़े हैं। रशिया का यूक्रेन पे मगरबी दुनिया के साथ झगड़ा था, फिर इसी तरह ताइवान के ऊपर चाइना का झगड़ा है, चाइना का भारत के साथ भी सरहदी झगड़े हैं। इन चीज़ों के बावजूद कभी आपने सुना है कि इन मुल्कों ने धमकी दी हो कि हम एटम ऐसे नहीं रखा हुआ हमने, हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, ये कर देंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये छुछोरापन लगता है और लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि आप, या बड़ी क़ुव्वतें वो समझती हैं कि ये बड़े गैर ज़िम्मेदार लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। लिहाजा हमें एक दफ़ा इमरान खान साहब ने तकरीरों में अपने साउंड कर दिया कि देखें, और वो बड़े तरीके से किया। उन्होंने कहा कि देखें ये मसला हल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो जंग की तरफ बढ़ेंगे, और जब जंग होगी, पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है तो अपना दिफा करेगा। अब दिफा अगर मैं आम अपने हथियारों से नहीं कर सकता तो मेरी नौबत दूसरे पे आ जाएगी। तो ये कोई किसी को धमकी नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भाई दिफा तो हर सूरत हमने करना अपना, और आप जिस चीज़ की वजह से हम मसले में फंसे हुए हैं उसको हल कराएं। तो ये जंग का नारा लगाना मुनासिब नहीं। अगर आप भारत को देखें तो भारत में जंग का नारा लगता रहा। अभी रिसेंटली वो कहते रहे हम जी अब तो पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसको पकड़ना, वो बात है। अब वो जिस दिन हमें कहें कि हम कब्जा कर लेंगे, ऐसे जैसे इधर लोग जो हैं वो बिस्तर में सोए हुए हैं सारे। ये चीज़ें जो हैं ये भारत को नुकसान दे गई। कैसे? ये जिस दिन से मोदी आया है ये एक ही राग अलापता रहा है कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान को मज़ा चखा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब कह रहे हैं कश्मीर पकड़ लेंगे। नतीजा ये हुआ कि जब पठानकोट हुआ तो उन्होंने बड़ा कहा कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल सिचुएशन निकल गई। जब उड़ी हुआ तो फिर यही नारे कि पाकिस्तान समझता नहीं, हम ये। नतीजा ये होता है कि इन चीज़ों की वजह से आपके अवाम में
ये एक एहसास पैदा होना शुरू होता है कि यार ये जो हमारा मुल्क है भारत, ये बड़ा रहम और मेहरबानी कर रहा है पाकिस्तान पे, वरना तो हमारे लीडर जो बता रहे हैं ये तो जिस दिन चाहे पाकिस्तान को बूट के नीचे यूँ कुचल देंगे। लिहाजा वो एक दिन आता है जब वो ये एक वक्त आता है वो कहते हैं जी पाकिस्तान बहुत शरारती हो गया, हर रोज़ सर निकालते हैं, कभी धमाका करा दे। अब इनको मज़ा चखाना चाहिए, वो अपनी हुकूमत के पीछे पड़ जाते हैं कि जी किस बात का इंतज़ार है, अगर इन्होंने उड़ी पे हमला किया तो आप इनको सज़ा दें, ये करें। ये लोग अंदर से जानते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान उस तरह नहीं किया जा सकता, लिहाजा अपनी कौम के साथ मज़ीद झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कौम के जज्बात अब बड़े हुए हैं। आपने जो हर वक्त आप कहते रहते थे कि इनको उसी भाषा में जवाब देंगे और मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो कौम के जज्बात बड़े, वो अब आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप कहते थे अब कर क्यों नहीं रहे। तो फिर आप एक झूठा फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। वो फिर कौम के जज्बात को ठंडा करने के लिए कि आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये कर दिया होगा, तो फिर जाके आवाम ने जाके कुछ जगह पे जाके थोड़ा देखना कि क्या करके हैं हम, तो ये झूठ। सो उस तरह के आवाम की तवक्कुआत बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन आप गाफिल नहीं होते, हमेशा दुश्मन की तैयारी ज़मीन पे देखी जाती है कि उसकी फ़ौज कहाँ इकट्ठी हो रही है। अब अगर पाकिस्तान की नीयत है कि हमने जंग करनी है तो आवाम को समझना चाहिए कि पहले भी कश्मीर पे 3 जंगें हुई, पाकिस्तान की तो सारी जंगें कश्मीर की वजह से हुई हैं, और आगे भी अगर होती है तो कश्मीर की वजह से होगी। लेकिन इसका हमने ढोल नहीं पीटना, हमने तैयारी रखनी है। हम अपने काम का, हमें जो उस वक्त मौके पे नज़र आएगा कि हमने खुद हमला करना है, हम कर देंगे। अगर हम नहीं करते और भारत करता है तो हम तैयार हैं बैठे। सो ये जो ज़मीन पे आपकी तैयारी होती है मुख्तलिफ अपने प्लान के लिए, वो अहम है, वो चीज़ आपको तैयार रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हर तरफ नारे लगाते रहें और बाद में अगर आप कुछ कर ना सके किसी वजह से तो आपके लोगों में इतनी मायूसी हो। अब भारत में जो नाराबाजी की है इन्होंने, बीजेपी के लीडर्स ने और इनके वज़ीरों ने और ख़ुद मोदी ने, उससे भारत के अंदर अवाम में एक ये सोच चली गई है कि भारत नहीं, ये अमेरिका है, और पाकिस्तान नहीं, ये भूटान है। लिहाजा जब चाहे भारत उसको ख़त्म कर दे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको फिर